हेलो फ्रेंड्स, रैंकर्स पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज से हम लोग उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा जो परीक्षा संपन्न कराई जानी है, टीजीटी पीजीटी की परीक्षा, उसी परीक्षा को ध्यान में रखकर इसके पूर्व में जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा संपादित कराई गई है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा, उनके प्रश्नों को आज के हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो ये जो परीक्षा है 2021 में जो टीजीटी की परीक्षा कराई गई थी, उसके प्रश्नों को आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो ख़ास करके अभी हम लोग जो है सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो प्रश्न कराए गए हैं उन प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आप किसी अन्य विषय की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में उस विषय का आप नाम हमको बताएं। हम पूरा प्रयास करेंगे कि जो आप नाम बताएंगे उस विषय के प्रश्नों को भी हम लोग वीडियो के माध्यम से यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर उसको हल कराएं। तो शुरू करते हैं। तो ये जो है टीजीटी की परीक्षा जो कराई गई थी 8 अगस्त 2021 को, उसके प्रश्नों को हम लोग देखेंगे आज के इस वीडियो में। सामाजिक विज्ञान के भूगोल के प्रश्नों को जो आया था परीक्षा में, उसके प्रश्नों को आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो प्रश्न पत्र होता है उसको दो भागों में विभाजित किया गया है। भाग एक में जैसे सामाजिक विज्ञान है आपका, तो सामाजिक विज्ञान में कुल 4 विषय होते हैं, जिसमें इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान। तो इन 4 विषयों से भाग एक में कुल 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न आपका भूगोल से रहेगा, एक प्रश्न आपका इतिहास से रहेगा, एक प्रश्न आपका जो है अर्थशास्त्र से होगा, वहीं एक प्रश्न राजनीति विज्ञान से होगा। अब इन 4 विषयों में आपको किन्हीं 2 विषयों को चुनकर आपको परीक्षा देनी होती है। तो भाग एक में जो 4 प्रश्न पूछे गए हैं, इन्हीं 4 प्रश्नों में किन्हीं 2 विषयों को आपको चुनना है। जैसे आप इतिहास और भूगोल चुन ले रहे हैं, तो आप जो है बाकी के जो प्रश्न हैं इस प्रश्न पत्र में, आप भूगोल और इतिहास के प्रश्नों को ही सामाजिक विज्ञान के इस पेपर में हल करेंगे। मान लीजिए आपने यहाँ भूगोल चुन लिया और दूसरा विषय जो है आपने राजनीति विज्ञान चुन लिया, तो भूगोल और राजनीति विज्ञान के प्रश्नों को आप बाकी के जो प्रश्न पूछे जाएंगे इस प्रश्न पत्र में, आप इन्हीं के अंतर्गत बाकी के प्रश्नों का भी उत्तर देंगे। तो इन 4 जो भाग एक में जो 4 प्रश्न पूछे गए हैं 4 अलग अलग विषयों में, तो आपको अपने पसंद के अनुसार किन्हीं 2 प्रश्नों को ही यहाँ पर टिक करना है। तो देख लेते हैं इन 4 प्रश्नों में कौन कौन सा था। तो पहला प्रश्न जो है यह भूगोल के अंतर्गत था। इसमें पूछा गया है अलेप्पी बंदरगाह किस तट पर स्थित है। तो अलेप्पी बंदरगाह जो है ये केरल के तट पर स्थित है। अलेप्पी बंदरगाह के केरल राज्य के अलेप्पी ज़िले में स्थित है। अलेप्पी बंदरगाह लक्षद्वीप सागर के किनारे बसा हुआ है, जो अरब सागर एक दक्षिण पूर्वी अंश है। पूर्व के वेनिस के रूप में विख्यात अलेप्पी हमेशा से ही केरल के समुद्री इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। वर्तमान समय में यह खूबसूरत गंतव्य अपने नौका दौड़, बैकवाटर, समुद्री तटों, समुद्री उत्पादों और कॉपर उद्योग के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार जो है अलेप्पी बंदरगाह किस तट पर है, तो ये केरल के तट पर अवस्थित है। अगला प्रश्न है जो ये इतिहास विषय से संबंधित था। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में हड़प्पा स्थलों में से किस एक स्थल से गर्त आवास के प्रमाणों की प्राप्ति हुई है। तो गर्त आवास के प्रमाणों की प्राप्ति जो है हड़प्पा के कुनाल से हुई है। कुनाल हड़प्पा स्थल से गर्त आवास के प्रमाणों की प्राप्ति हुई है। इतिहासकारों ने उस समय के कई अवशेषों की खोज की है। इनमें मिट्टी के बर्तन, त्रिकोणीय आकार के टेराकोटा के लिपियाँ, चांदी के सिक्के, एक मुकुट शामिल है। कुनाल टीला पर ही
की गई सारी खुदाइयों से पूर्व हड़प्पा संस्कृति के विकास के 3 चरणों का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रमाण मिलता है। इससे पता चलता है कि कैसे लोग पहले गड्ढों में रहते थे और फिर मिट्टी की ईंटों के घर बनाने लगे। अगला जो है प्रश्न है, यह अर्थशास्त्र से संबंधित है। इसके अंतर्गत पूछा गया, निम्न में कौन सा रोस्टोव के आर्थिक विकास की अवस्था नहीं है? तो अत्यधिक निवेश की अवस्था ये रोस्टोव के आर्थिक विकास की अवस्था नहीं है। रोस्टोव के आर्थिक विकास की अवस्था अत्यधिक निवेश की अवस्था नहीं है। रोस्टोव ने अपने आर्थिक समृद्धि के सिद्धांतों में आर्थिक वृद्धि की 5 अवस्थाओं का उल्लेख किया है। इस सिद्धांत को वर्ष 1960 में प्रकाशित किया गया। परंपरागत समाज की अवस्था के साथ ही साथ इसमें बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है राजनीति विज्ञान से संबंधित। तो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो प्रश्न पूछा गया है भाग 1 में, इसमें पूछा गया है, किसने कहा राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है? तो गार्नर का यह कथन है, गार्नर के द्वारा ही कहा गया है, राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। गार्नर के अनुसार राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। अनेक राजनीति शास्त्रियों की मान्यता है कि प्राचीन काल से ही राजनीति विज्ञान राज्य नामक संस्था के अध्ययन का विषय है। विद्वानों की मान्यता है कि प्राचीन काल के आधुनिक काल तक राजनीति विज्ञान का केंद्रीय तत्व राज्य ही रहा है। तो इस प्रकार हम लोग ने जो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो 4 विषय आते हैं, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस और अर्थशास्त्र, इनके 4 प्रश्नों को हम लोग ने भाग 1 के अंतर्गत हल किया। अब एक एक करके भाग 2 में बाकी के जो ये आपने जो 2 खंडों को चुना होगा, उन्हीं खंडों के बाकी प्रश्नों को आप हल करेंगे। तो जैसे खंड 1 में भूगोल दिया है, खंड 2 में आपको इतिहास मिल जाएगा, खंड 3 में आपको अर्थशास्त्र मिल जाएगा और खंड 4 में आपको राजनीति विज्ञान के प्रश्न मिलेंगे। तो अब इसी के अंतर्गत खंड 2 में जो है देखेंगे हम लोग भूगोल के प्रश्न दिए गए हैं। तो आपने वहाँ भूगोल का पहला प्रश्न तो वहाँ देख लिया है। अब दूसरा प्रश्न जो है भूगोल का यहाँ पूछा गया है, यूर्त निम्न में से किस प्रजाति का घर है? तो यूर्त जो है किर्गिज प्रजाति का घर है। यूर्त रूसी या यार्ट अंग्रेजी यूर्त गैर मंगोली एक प्रकार का एक गोल आधार वाला तंबू होता है जिसे पशुओं की खाल से ढका जाता है और जो मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र के बंजारा जातियों द्वारा आवास के लिए प्रयोग होता है। मध्य एशिया के बंजारों की गोलाकार लकड़ी निर्मित तंबू होता है। किर्गिज मध्य एशिया के उच्च पठारी भूभाग के निवासी हैं। किर्गिज मूलतः पशुचारक हैं, किंतु आज के सामूहिक कृषि फार्मों के द्वारा स्थायी कृषि करने लगे हैं। तो इस प्रकार जो है यूर्त किस प्रजाति का घर है? तो यूर्त जो है किर्गिज प्रजाति का घर है। अगला प्रश्न है, विटलेसी ने बृहद स्तर पर विश्व को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया है? तो विटलेसी ने बृहद स्तर पर कृषि क्षेत्रों को कुल 13 क्षेत्रों में विभाजित किया है। विटलेसी ने बृहद स्तर पर विश्व को 13 कृषि क्षेत्रों में विभाजित किया है। विटलेसी के कृषि क्षेत्र के वर्गीकरण के खूबियाँ निम्नानुसार हैं। यह दुनिया के प्रमुख कृषि क्षेत्रों का वर्गीकरण और विवरण प्रदान करता है जिसका उपयोग एटलस आदि में किया जाता है। 5 बुनियादी कार्य प्रणाली सांख्यिकी निर्धारण के अधीन है। तो इस प्रकार जो है विटलेसी ने कितने कृषि क्षेत्रों में विभाजित किया है? विश्व को कुल 13 क्षेत्रों में विभाजित किया है। इसके साथ ही इस प्रश्न से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उस पर भी नज़र डालते हैं। एक ही नक्शे पर परिणाम की पहली डिग्री की प्रणाली की साजिश करके कृषि क्षेत्रों का तुलनात्मक अध्ययन संभव है। ये विटलेसी ने जो कृषि क्षेत्रों को विभाजित किया है उसकी ही विशेषताएं हैं। अध्ययन कृषि परिदृश्य में अवलोकन करने योग्य वस्तुओं पर केंद्रित है।
चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक को संपन्नता का झरना अर्थात स्रोत कहते हैं? तो खनिज तेल को संपन्नता का झरना या स्रोत कहते हैं। खनिज तेल को संपन्नता का झरना या स्रोत कहते हैं। पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति पेट्रो व ओलियम से हुई है, जिसमें पेटा का अर्थ पत्थर और ओलियम का अर्थ तेल होता है, अर्थात पत्थर से निकला तेल पेट्रोलियम कहलाता है। पेट्रोलियम जैविक उत्पत्ति का एक हाइड्रोकार्बन तरल पदार्थ है, जिसका निर्माण वनस्पतियों तथा जीवों के अवसादी चट्टान के निक्षिप्त हो जाने तथा उन पर दबाव के फलस्वरूप रूपांतरण से होता है। पेट्रोलियम से अनेक उत्पाद जैसे केरोसिन, मोम, पेट्रोल, नेफ्था, लुब्रिकेंट, डीजल इत्यादि तैयार किए जाते हैं। इसको तरल सोना भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या की सबसे कम 10 की वृद्धि दर रही? तो जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें विकल्प डी सही है, अर्थात नागालैंड। 2011 की जनगणना के अनुसार नागालैंड राज्य में जनसंख्या की सबसे कम 10 की वृद्धि दर 0.40% रही है। ध्यातव्य है कि वर्ष 2001 में नागालैंड की कुल जनसंख्या 19,88,636 थी। वहीं 2011 की जनगणना में राज्य की कुल जनसंख्या 19,88,602 दर्ज की गई है। हालांकि पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की एक दशक की जनसंख्या दर राष्ट्रीय जनसंख्या की वृद्धि दर 17.64% के आसपास रही है, लेकिन नागालैंड में यह आंकड़ा 0.40% से कम अंकित किया गया है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? -0.40%। इसकी वृद्धि नागालैंड की वृद्धि दर नकारात्मक रही 2011 की जनगणना के अनुसार। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जल शक्ति परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो महात्मा गांधी जल शक्ति परियोजना भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। महात्मा गांधी जल शक्ति परियोजना भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह परियोजना कर्नाटक राज्य के सारावती नदी पर स्थित जोग जलप्रपात पर स्थित है। यह जल विद्युत उत्पादन प्लांट वर्तमान में 6.7 मेगावाट बिजली उत्पन्न करता है। जोग जलप्रपात को महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित जोग जलप्रपात का निर्माण सारावती नदी करती है। भारत की आज़ादी से पहले ही मैसूर की रियासत ने इस झरने का जल विद्युत उत्पादन के लिए उपयोग करने की योजना बना ली थी। बाद में इसकी क्षमता को बढ़ा दिया गया था। तो जोग जलप्रपात को ही जो है महात्मा गांधी जल शक्ति परियोजना के नाम से जाना जाता है। और यह जो है कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक राज्य में। और किस नदी पर? सारावती नदी पर ये इसका निर्माण किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य गुजरात है, अर्थात ऑप्शन ए यहाँ पर सही विकल्प है। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य गुजरात है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। काली मिट्टी महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिमी मध्यवर्ती मध्य प्रदेश, कर्नाटक का उत्तरी भाग, आंध्र प्रदेश का पश्चिमी भाग क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है। काली मृदा दक्कन के पठार की प्रमुख मृदा है। नमी के धीमे अवशोषण व नमी की क्षय की धीमी गति के कारण काली मृदा में लंबी अवधि तक नमी बनी रहती है। कपास उत्पन्न किए जाने के कारण इस मृदा को काली कपास मृदा भी कहा जाता है। महाराष्ट्र में इसे रेगूर मृदा कहा जाता है। रासायनिक दृष्टि से काली मृदा में चूना, लोहा, मैग्नीशियम तथा एल्यूमिना के तत्व काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, संसाधन संरक्षण के लिए आवश्यक है। जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें मानव एवं संसाधनों के मध्य संतुलन स्थापित करना, संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग, संसाधनों का विकास करना और ऑप्शन डी में उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर जो है ऑप्शन डी है।
संसाधनों के संरक्षण के लिए मानव एवं संसाधनों के मध्य संतुलन स्थापित करना, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना, संसाधनों का विकास करना आदि आवश्यक है। एक संसाधन एक स्रोत या आपूर्ति है जिससे एक लाभ उत्पन्न होता है और जिसकी कुछ उपयोगिता होती है। संसाधनों को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। संसाधनों की मोटे तौर पर उनकी उपयोगिता एवं उपलब्धता पर वर्गीकृत किया जा सकता है। अक्षय नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय। गैर नवीकरणीय का उदाहरण कोयला, कच्चा तेल आदि हैं और नवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण हवा, पानी, प्राकृतिक गैस, पवन, सौर ऊर्जा आदि हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री देशांतर की दूरी कितनी है? तो भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री देशांतर की दूरी कितनी है? तो 111.32 किलोमीटर। भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री देशांतर की दूरी 111.32 किलोमीटर है। देशांतर विषुवत वृत्त के साथ बनी वह कोणीय दूरी है जिसे डिग्री में मापा जाता है, जिसे ग्रीनविच के पूर्व और पश्चिम 0 डिग्री से 180 डिग्री तक मापा जाता है। देशांतर के सभी यामोत्तर ध्रुवों पर मिलते हैं। यामोत्तरों के बीच की दूरी विषुवत वृत्त पर अधिकतम 111.3 किलोमीटर तथा ध्रुवों पर न्यूनतम 0 किलोमीटर होती है। मध्य में अर्थात 45 डिग्री अक्षांश पर यह 79 किलोमीटर होती है। देशांतर 360 डिग्री के होते हैं जो प्रमुख यामोत्तर से पूर्व एवं पश्चिम दोनों ओर 180 डिग्री में बटे होते हैं। पृथ्वी के भूमध्य रेखीय उभार अर्थात इक्वेटोरियल बल्ज के कारण ध्रुव तारे का आपतन कोण भूमध्य रेखा पर 0 डिग्री होता है, अतः इसे 0 डिग्री अक्षांश कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? जैसे पहले विकल्प में दिया गया है राजस्थान अंता, उड़ीसा गौरीपुर, गुजरात सिक्का और बिहार बरौनी। राजस्थान अंता सही है, गुजरात सिक्का सही है, बिहार बरौनी सही है, उड़ीसा गौरीपुर ये सही नहीं है। गौरीपुर एक शहर का नाम है जो उड़ीसा में न स्थित होकर यह कहाँ पर है? तो गौरीपुर जो है भारत के असम राज्य के धुबरी जिले में स्थित एक शहर है और राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ से गुजरता है। अन्य 3 सही हैं। अंता शहर कहाँ पर है? राजस्थान में। सिक्का कहाँ पर है? गुजरात में। और बरौनी शहर कहाँ पर है? बिहार में। इस प्रकार गौरीपुर जो है उड़ीसा में न होकर यह कहाँ पर अवस्थित है? तो यह असम राज्य में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति से अभिप्राय है। जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें हरी खाद का प्रयोग, अत्यधिक फसल उगाना, उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम और हरित वनस्पति। तो हरित क्रांति का अभिप्राय उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम से है, अर्थात सी ऑप्शन सही है। हरित क्रांति से अभिप्राय उच्च उत्पादन वैरायटी प्रोग्राम है। हरित क्रांति के जन्मदाता MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ सन 1966-67 के मध्य हुआ। इस क्रांति का पूरा श्रेय नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को समर्पित है। हरित क्रांति से अभिप्राय देश में ऐसे सिंचित और असिंचित कृषि क्षेत्रों से अधिक उपज कर संकर एवं बौने बीजों के प्रयोग से कृषि उत्पादन में वृद्धि करना है। भारत में हरित क्रांति में होने वाली उस विकासशील गतिविधि का नतीजा है जो 1960 के दशक में परंपरागत कृषि और आधुनिक कर तकनीक के द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने के रूप में है। तो हरित क्रांति का संबंध किससे है? हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम से। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका के मोड़दार पठार का उदाहरण दीजिए। तो दक्षिण अमेरिका के मोड़दार पहाड़ का उदाहरण कौन है? इंडीज पर्वत, अर्थात ऑप्शन बी यहाँ पर सही विकल्प है। दक्षिण अमेरिका में मोड़दार पहाड़ का उदाहरण इंडीज पर्वत है। पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों द्वारा धरातली चट्टानों में मोड़ या वलन पड़ने के परिणाम स्वरूप बने हुए पर्वतों को मोड़दार या वलित पर्वत कहा जाता है। भूसन्नत की परतदार चट्टानों के पार्श्विक संपीड़नात्मक बल के कारण मोड़दार पर्वत का निर्माण होता है।
इंडीज़ पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कांकागुआ, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 6,960 किलोमीटर, सॉरी यहाँ मीटर होगा। इंडीज़ विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। यह लगभग जो है 7200 किलोमीटर इस लंबी है। इंडीज़ के उत्तर पश्चिम में आटाकामा मरुस्थल स्थित है। तो इस प्रकार जो है इंडीज़ ये जो है ये दक्षिण अमेरिका के मोड़दार पठार या का उदाहरण है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में कौन सा एक रबर का प्रमुख उत्पादक नहीं है? तो थाईलैंड, इंडोनेशिया और मलेशिया ये जो हैं प्रमुख रबर उत्पादक देश हैं, जबकि ब्राज़ील ये प्रमुख रबर उत्पादक देश नहीं है। थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया सभी जो हैं रबर उत्पादक देश हैं। ब्राज़ील रबर का प्रमुख उत्पादक देश नहीं, बल्कि ब्राज़ील किसका प्रमुख उत्पादक है? मैग्नीज़ का। ब्राज़ील की अमापा खान संसार में मैग्नीज़ की सबसे बड़ी खान है। दक्षिण अमेरिका का ब्राज़ील विश्व के सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादित करने वाला देश है। ब्राज़ील के कहवा बागों को फजेंडा के नाम से जाना जाता है। तो ब्राज़ील के जो कहवा के बागान हैं उसको फजेंडा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत में कौन सा सही नहीं है? जो पहला विकल्प है डार्विन का अवतलन सिद्धांत, डेविस का अपरदन चक्र सिद्धांत, मरे का स्थिर स्थल सिद्धांत, डेले का हिमानी नियंत्रण सिद्धांत। तो प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत में जो है कौन शामिल नहीं है? तो इसमें ऑप्शन बी शामिल नहीं है, अर्थात डार्विन का, जबकि डेविस का जो है ऑप्शन बी में क्या है? डेविस का अपरदन चक्र सिद्धांत ये शामिल नहीं है। किसमें? प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांतों में। इसमें कौन कौन शामिल है? डार्विन का अवतलन सिद्धांत, मरे का स्थिर स्थल सिद्धांत और डेली का हिमानी नियंत्रण सिद्धांत इन सिद्धांतों में शामिल हैं। प्रवाल भित्ति या प्रवाल शैल श्रेणियाँ समुद्र के भीतरी स्थित चट्टान है जो प्रवालों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित होती है। वस्तुतः यह छोटे जीवों की बस्तियाँ होती हैं। अगला प्रश्न है, क्रॉल बस्ती से संबंधित है। तो क्रॉल बस्ती जो है यह मसाई जनजाति से संबंधित है। क्रॉल बस्ती मसाई से संबंधित है। मसाई निलोद जनजाति है। वे महान अफ्रीकी झीलों के आसपास निवास करते हैं। मसाई दक्षिणी केनिया और उत्तरी तंजानिया में निवास कर रहे अर्धखान बदोश लोगों का एक नलोटिक जातीय समूह है। वह अफ्रीकी झीलों के कई खेल पार्क के पास निवास करने तथा विशिष्ट रीति रिवाजों और पोशाक के कारण सबसे अच्छी ज्ञात स्थानीय आबादी है। वह नीलो सहारन भाषा समूह की माँ भाषा बोलते हैं। वह केनिया और तंजानिया की आधिकारिक भाषाओं स्वाहिली और अंग्रेजी में भी शिक्षित हैं। केनिया की मसाई जनसंख्या 2009 की जनगणना में 3,77,000 नवासी थी। मसाई का विशेष निवास क्षेत्र केनिया, तंजानिया तथा इनका धर्म पारंपरिक अफ्रीकी धर्म ईसाई धर्म से को ये लोग मानते हैं। अगला प्रश्न है, शिव समुद्रम जल विद्युत गृह स्थापित है। तो शिव समुद्रम जल विद्युत गृह यह जो है कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। शिव समुद्रम जल विद्युत गृह कर्नाटक राज्य में स्थापित है। शिव समुद्रम प्रपात कावेरी नदी पर है जो 98 मीटर की ऊंचाई से जल गिरता है। इसका उपयोग जल विद्युत उत्पादन के लिए होता है। इस पर स्थापित जल विद्युत गृह एशिया का प्रथम जल विद्युत गृह है जिसकी स्थापना 1902 में हुई थी। शिव समुद्रम कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। सोमनाथपुर से लगभग 17 मील की दूरी पर कावेरी की दो शाखाओं के मध्य में बसा यह छोटा सा द्वीप नगर है। गगनचक्की और 12चक्की नाम दो झरने द्वीप के निकट प्रकृति की रम्य छटा उपस्थित है। शिव और विष्णु के दो विराट काया और भव्य मंदिर इस स्थान के मुख्य स्मारक है। सन 1902 में भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना भी शिव समुद्रम में ही स्थापित की गई थी। और शिव समुद्रम कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में? तो इसकी स्थापना जो है कर्नाटक राज्य में की गई है। अगला प्रश्न है कथन कारण से संबंधित। कथन में दिया गया है
न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश विश्व का एक प्रमुख प्रदेश है और कारण में दिया गया है औद्योगिक कच्चा माल तथा परिवहन की सुविधा यहाँ अच्छी विकसित हुई है। अब इसमें बताना है कथन कारण क्या सही हैं दोनों, या सिर्फ कथन सही है कारण सही है, या इन दोनों में कोई एक सही है, या दोनों सही है, या व्याख्या नहीं करता। तो इस प्रकार अगर देखें तो कथन और कारण दोनों सही है और कारण जो है कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है, अर्थात ऑप्शन ए यहाँ पर सही विकल्प है। न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश विश्व का एक प्रमुख प्रदेश है। औद्योगिक कच्चा माल तथा परिवहन की सुविधा यहाँ अच्छी विकसित है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि उपर्युक्त कथन और कारण दोनों सही है तथा कथन ए कारण की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस प्रदेश में जैव विविधता में संपन्नता है। तो उत्तर प्रदेश में जैव विविधता में संपन्नता है। उत्तर प्रदेश में जैव विविधता में संपन्न है। हमारे जैव मंडल में न केवल जाति अर्थात स्पीसीज स्तर पर वरन जैविक संगठन के सभी स्तरों पर कोशिकाओं के बृहत अणु से लेकर जीवों तक विविधता मिलती है। जैव विविधता शब्द सामाजिक जीव विज्ञानी एडवर्ड विल्सन द्वारा जैविक संगठन के प्रत्येक स्तर पर उपस्थित विविधता को दर्शाने के लिए प्रचलित किया गया है। इनमें से अति महत्वपूर्ण निम्न है। पहला आनुवंशिक विविधता, दूसरा जातीय विविधता, तीसरा पारिस्थितिकी अर्थात इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी अर्थात विविधता। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ऐसा क्या विशेष है जिसके कारण उसमें सबसे अधिक विविधता पाई जाती है। पारिस्थितिकी तथा जैव विकासविदों ने बहुत सी परिकल्पनाएं की जिनमें से कुछ निम्न है। क्यों ऐसा है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में यहाँ पर जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है, उसके कारण निम्न है। पहला जाति उद्भवन अर्थात स्पीसिएशन आमतौर पर समय का कार्य है। शीतोष्ण क्षेत्र में प्राचीन में बार बार हिमनद होता रहा है, जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में लाखों वर्षों से अपेक्षाकृत आबादित रहा है। इस कारण जाति विकास तथा विविधता के लिए बहुत समय मिला है। यह भी एक प्रमुख कारण माना जाता है यहाँ पर उच्च जैव विविधता होने का। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है डोकलाम पठार के त्रिसंगम स्थल पर स्थित है। तो किसके त्रिसंगम स्थल पर स्थित है? जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें भारत, म्यांमार एवं चीन, भारत, चीन एवं पाकिस्तान, भारत, म्यांमार बांग्लादेश, म्यांमार और भारत, चीन एवं भूटान। तो डोकलाम का पठार जो है यह किसके त्रिसंगम पर स्थित है? तो यह भारत, चीन एवं भूटान के त्रिसंगम स्थल पर स्थित है। डोकलाम एक पठार है जो भूटान के हा घाटी, भारत के पूर्व सिक्किम जिला और चीन के यादो काउंटी के बीच में स्थित है। यह एक ट्राई जंक्शन अर्थात तिराहा है जहां भारत, चीन और भूटान की सीमा मिलती है। यह ट्राई जंक्शन भारत के नाथुला पास से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। डोकलाम को भूटान और चीन दोनों अपना क्षेत्र मानता है। जून 2017 में चीन और भारत के बीच एक सैन्य गतिरोध हुआ क्योंकि चीन ने डोकलाम पठार पर डोका ला दर्रे के पास दक्षिण की ओर एक सड़क का विस्तार करने का प्रयास और चीनी सैनिकों को कोई फायदा नहीं होने से रोकने के लिए भारतीय सैनिक चले गए। अगला प्रश्न है प्लेसर निक्षेप पाए जाते हैं। तो प्लेसर निक्षेप जो है यह जलोढ़ पंखों तथा घाटी तल पर पाए जाते हैं। प्लेसर निक्षेप जलोढ़ पंखों तथा घाटी तल पर पाए जाते हैं। प्लेसर निक्षेप से तात्पर्य है नदियों के तली में खनिजों का अवसाद के रूप में निक्षेपण प्लेसर निक्षेप कहे जाते हैं। इसके अंतर्गत नदियों की तली में सोने से भी निक्षेप मिलते हैं। घाटी तल के रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में पाए जाने वाले खनिज प्लेसर निक्षेप के नाम से जाने जाते हैं। इसमें सोना, चांदी, टिन व प्लेटिनम प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है रूस के ग्रामीण अधिवास अर्थात सामूहिक फर्म को कहते हैं। तो रूस के ग्रामीण अधिवास को क्या कहा जाता है? सेवखोज के नाम से जाना जाता है। रूस के ग्रामीण अधिवास अर्थात सामूहिक फर्म को सोखोज के नाम से जानते हैं। जनसंख्या के मामले में रूस दुनिया के 10 सबसे बड़े देशों में एक है। पिछली जनगणना 2010 में हुई थी
जिससे पता चलता है कि देश में 142 मिलियन से अधिक लोग रहते हैं। लोगों के संगठित कॉम्पैक्ट जीवन से बस्तियां बनती हैं। रूस में प्रस्तुत उनके मुख्य प्रकार हैं: एक शहर, एक शहरी प्रकार की बस्ती, एक गांव, एक स्टैनिट्स, एक खेत। ऑल हैं। बस्तियों का निर्माण कई कारणों से होता है। प्रारंभ में बस्तियां सबसे अनुकूल जलवायु और राहत की स्थिति, औद्योगिक और आर्थिक क्षमता वाले क्षेत्रों में दिखाई देती है। रूस बल्कि एक कठोर जलवायु परिस्थितियों वाला देश है जो निश्चित रूप से मुख्य रूप से बस्तियों की एक प्रणाली के गठन को प्रभावित करता है। रूसी संघ की सभी बस्तियों को शहरी और ग्रामीण में विभाजित किया गया है, जो लोगों के मुख्य प्रकार के रोजगार को दर्शाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? तो हीराकुंड बांध ये जो है महानदी पर निर्मित है, अर्थात ऑप्शन सी। हीराकुंड बांध महानदी पर निर्मित है। हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी पर निर्मित एक बांध है। यह संबलपुर से 15 किलोमीटर दूर है। 1957 में महानदी पर निर्मित यह बांध संसार का सबसे बड़ा एवं लंबा बांध है। इसकी कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर है। इस बांध के पीछे विशाल जलाशय है जो एशिया का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है। यह परियोजना भारत में शुरू की गई कुछ आरंभिक परियोजनाओं में से एक है। बाईं ओर लामडुंगरी पहाड़ी से लेकर 4.8 किलोमीटर दूरी चंदेली पहाड़ी तक मुख्य बांध है। इसके जलाशय की तट रेखा 639 किलोमीटर लंबी है। यह बांध विश्व का सबसे बड़ा एक लंबा बांध है। हीराकुंड परियोजना पर हीराकुंड के अलावा 2 और बांध उपस्थित है। एक टिक्कर, पहला जो है टिक्कर पाड़ा बांध और दूसरा नाराज बांध। ये जो है किसके भाग हैं? हीराकुंड बांध के। हीराकुंड बांध के ये दोनों उपबांध है। अगला प्रश्न है, भूगोल को मानव पारिस्थितिकी विज्ञान के रूप में किसने वर्णित किया? तो भूगोल को मानव पारिस्थितिकी विज्ञान के रूप में बैरोज ने वर्णित किया है। भूगोल को मानव पारिस्थितिकी विज्ञान के रूप में बैरोज ने वर्णित किया है। आधुनिक समय में इकोलॉजिकल शब्द पहली बार अर्नेस्ट हैकल द्वारा 1866 ईस्वी में प्रयोग किया गया। उन्होंने इसे प्रकृति के अर्थशास्त्र को जैसा कुछ परिभाषित करने का प्रयत्न किया। वही हार्नेल बैरोज ने मानव भूगोल को मानव पारिस्थितिकी रूप में परिभाषित करने की वकालत की। मानव पारिस्थितिकी अंग्रेजी अर्थात ह्यूमन इकोलॉजी एक अंतर विषयक विज्ञान है जो मनुष्य, मानव समाज और मानव निर्मित पर्यावरण के प्राकृतिक पर्यावरण के साथ अन्योन्याश्रय संबंधों का आयोजन करता है। मानव पारिस्थितिकी शब्द का पहली बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो इसका प्रयोग पहली बार स्लेन स्लैब रिचर्ड्स द्वारा उनके लेख सैनिटेशन इन डेली लाइफ में हुआ, जिसमें उन्होंने इसे मनुष्य के आसपास के पर्यावरण के जीवन पर प्रभावों के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया। प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता हार्नेल एच बैरोज ने एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन जियोग्राफर्स के 1922 ईस्वी के वार्षिक अधिवेशन में मानव भूगोल को मानव पारिस्थितिकी रूप में विकसित करने का पुरजोर समर्थन किया। अगला प्रश्न है, ह्यूमन ज्योग्राफी अ वेलफेयर अप्रोच नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ह्यूमन ज्योग्राफी अ वेलफेयर अप्रोच नामक पुस्तक ये जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक DM स्मिथ के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? DM स्मिथ। मानव भूगोल मानव की प्रमुख शाखा है, भूगोल की प्रमुख शाखा है जिसके अंतर्गत मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक उसके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल की एक अत्यंत लोकप्रिय और बहुअनुवादित परिभाषा है। मानव एवं उसका प्राकृतिक पर्यावरण के साथ समायोजन का अध्ययन मानव भूगोल में पृथ्वी तल पर मानवीय तत्वों के स्थानिक वितरणों का अर्थात विभिन्न प्रदेशों के मानव वर्गों द्वारा किए गए वातावरण समायोजनों और स्थानिक संगठनों का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल में मानव वर्गों और उनके वातावरण की शक्तियों, प्रभावों तथा प्रतिक्रियाओं के पारस्परिक कार्यात्मक संबंधों का अध्ययन प्रादेशिक आधार पर किया जाता है। रेडजेल शिष्या व प्रसिद्ध अमेरिकन भूगोलवेत्ता एलन सैम्बल के अनुसार
मानव भूगोल, चंचल मानव और अस्थायी धरती के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। 25वां प्रश्न इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिवास का विकास सड़क, नदी या नहर के दोनों किनारों पर होता है। तो इसका विकास जो है रेखाकार अधिवास के अंतर्गत आता है। रेखाकार प्रकार के अधिवास का विकास सड़क, नदी या नहर के दोनों किनारों पर होता है। रैखिक प्रतिरूप इसमें मानव बस्तियों का निर्माण सड़कों, रेल लाइनों तथा नदियों आदि के किनारे होता है। रेखीय प्रतिरूप इस प्रकार के गांव प्रायः सड़क के दोनों ओर एवं नदियों के दोनों ओर किनारों पर बसे होते हैं। इस प्रकार के गांव या मकान पंक्तियों में बसे होते हैं। चौकपट्टी प्रतिरूप इस प्रकार के गांव को दो सड़कों में मिलन अथवा चौराहों पर बसे होते हैं। अगला प्रश्न है, गारो राजमहल विदर का निर्माण निम्न के द्वारा हुआ है। तो इसका निर्माण जो है अधभ्रंश के द्वारा हुआ है। किसका? गारो राजमहल विदर का निर्माण किसके द्वारा हुआ है? अधभ्रंश के द्वारा हुआ है। गारो राजमहल विदर का निर्माण अधभ्रंश के द्वारा हुआ है। गारो पर्वत भारत के मेघालय राज्य के छोटे पहाड़ों की श्रृंखला है, जिसके अंतर्गत मेघालय के 3 जिले आते हैं, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी गारो हिल्स। यह मेघालय में गारो खासी श्रृंखला का हिस्सा है। यहाँ मुख्य रूप से आदिवासी बसते हैं, जिसमें गारो शामिल हैं। शिलांग मेघालय की राजधानी है। इन्हीं पर्वतों में स्थित यह दुनिया में संवरने सबसे नम स्थानों में से एक है। यह श्रृंखला मेघालय उपोष्ण कटिबंधीय जंगल पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, सामान्यतः इनमें से कौन सा परतदार चट्टानों में पाया जाता है? सामान्यतः इनमें कौन सा परतदार चट्टानों में पाया जाता है? तो जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें सिलिका जो है यह परतदार चट्टानों में पाया जाता है। सिलिका या सिलिकॉन डाइऑक्साइड खनिज सिलिकॉन और ऑक्सीजन के योग से बना है। यह निम्नलिखित खनिजों के रूप में मिलता है। पृथ्वी तल पर आग्नेय व रूपांतरित चट्टानों के अपरदन के निक्षेपण के फलस्वरूप निर्मित चट्टानों को अवसादी चट्टान कहते हैं। इन पुनर्निर्मित चट्टानों को अवसादी चट्टान कहते हैं। इन पुनर्निर्मित चट्टानों में परतों का विकास होने के कारण इन्हें प्रस्तरित या परतदार चट्टान भी कहते हैं। इसने निर्माण में जैविक अवशेषों का भी योगदान होता है। संपूर्ण क्रस्ट के लगभग 75% भाग पर अवसादी चट्टान विस्तृत हैं, परंतु क्रस्ट के निर्माण में इसका योगदान कितना है? महज 5% है। कोयला और चूने का पत्थर जैविक उत्पत्ति वाली अवसादी शैलों के उदाहरण है। बालू, मिट्टी, बजरी तथा रोड़ी अवसाद के ही रूप हैं। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा निम्नलिखित में भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है, बल्कि मणिपुर से होकर नहीं गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम आते हैं, जबकि मणिपुर से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध। भूमध्य रेखा के उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में 66.5 उत्तरी अक्षांश रेखा को आर्कटिक रेखा एवं दक्षिणी अक्षांश रेखा को अंटार्कटिक रेखा कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में स्थित 23.5 उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा और जबकि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित 23.5 दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, थार्नवेट के अनुसार न्यूजीलैंड में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो थार्नवेट के अनुसार न्यूजीलैंड में BBR नामक जलवायु पाई जाती है। प्रसिद्ध अमेरिकी ऋतु वैज्ञानिक थार्नवेट ने 1931 एवं 1933 में जलवायु क्षेत्र का वर्गीकरण वर्षा एवं प्राकृतिक वनस्पति को ध्यान में रखकर किया। थार्नवेट ने वाष्पकरण की अधिकता और न्यूनतम के आधार पर क्षेत्रों का वर्गीकरण किया। 1955 में उसने अपने वर्गीकरण में संशोधन किया।
थॉर्नविट ने आर्द्रता प्रभावशीलता के आधार पर विश्व को कुल कितने 5 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया, जिसमें ए अधिकतर अर्थात अधिक वर्षा करने वाले वन, दूसरा आर्द्र वन, तीसरा कम आर्द्र अर्थात घास के जंगल, चौथा आर्द्र शुष्क अर्थात स्टेपी जंगल, और पांचवा शुष्क अर्थात मरुस्थलीय क्षेत्रों में जलवायु प्रदेशों में थॉर्नविट ने इन क्षेत्रों में विभाजित किया था। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर स्थित है। तो दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर दोदा बेट्टा शिखर है। भारत का सर्वोच्च शिखर अनाईमुड़ी है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन है? अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी भारत के पश्चिमी घाट की पर्वतमाला का एक पर्वत है। यह नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में ही अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला में स्थित है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी 2695 मीटर ऊंचाई पर है और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की पश्चिमी घाट के अंतर्गत तमिलनाडु और केरल में स्थित है। दोदा बेट्टा तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में नीलगिरी पहाड़ियों में सबसे ऊंचा पर्वत है। दोदा चोटी की ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर अर्थात 8650 फीट है। अगला प्रश्न है, तापी संकुचन सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। तो तापी संकुचन सिद्धांत यह जो है जेफ्रीज के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तापी संकुचन सिद्धांत जेफ्रीज के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। वास्तव में जेफ्रीज द्वारा बुलाए गए बलों को 2 समूहों में विभाजित किया गया है। संकुचन के सिद्धांत के एक मजबूत प्रवक्ता जेफ्रीज ने पृथ्वी की सतह अर्थात महाद्वीपों, महासागर, घाटियों, महाद्वीप चापों और उत्सवों की एक प्रमुख राहताओं की उत्पत्ति और विकास की व्याख्या करने के लिए थर्मल संकुचन सिद्धांत दिया। जेफ्रीज एक संकुचनवादी था। उनका सिद्धांत गणितीय तर्क पर आधारित था। उन्होंने अपने संकुचन सिद्धांत को नियत किया क्योंकि उन्हें महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत में कोई मजबूत कारण नहीं मिला, जिससे सूर्य और जंगल के ज्वारीय बल और एजी वेगनर द्वारा प्रस्तावित गुरुत्वाकर्षण बल के कारण महाद्वीपों के क्षैतिज आंदोलन की वकालत की थी। अगला प्रश्न है, हेक्टोपास्कल मापने की एक इकाई है। तो हेक्टोपास्कल जो है वायुदाब मापने की एक इकाई है। हेक्टोपास्कल वायुदाब मापने की एक इकाई है, जबकि ओजोन पर मोटाई की डॉप्सन में मापते हैं और ऊर्जा को जूल में मापते हैं। पास्कल दबाव की एसआई व्युत्पन्न इकाई है। इसके साथ ही स्ट्रेस यक्स मॉड्यूल्स और तनाव स्ट्रेस की भी एक इकाई है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ रेखा का निर्माण किस वर्ष में किया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ रेखा का निर्माण 1884 में किया गया था। ऐसा इसलिए किया गया ताकि विभिन्न देशों के मध्य यात्रियों को कुछ स्थानों पर एक दिन का अंतर होने के कारण परेशानी न हो। बेरिंग जलसंधि अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ रेखा के समांतर स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ रेखा आर्कटिक सागर, चुकी सागर, बेरिंग स्ट्रेट व प्रशांत महासागर से गुजरती है। 180 अंश देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ रेखा कहा जाता है क्योंकि इस रेखा के दोनों ओर तिथियों में एक दिन का अंतर होता है। 0 अंश से 180 अंश पूर्व की ओर जाने पर 12 घंटे की अवधि लगती है एवं यह ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे होता है। अगला प्रश्न है, पिट्सबर्ग औद्योगिक प्रदेश किन देशों में स्थित है? तो पिट्सबर्ग औद्योगिक प्रदेश ये कहाँ पर स्थित है? तो यह ग्रेट ब्रिटेन में अवस्थित है। पिट्सबर्ग औद्योगिक प्रदेश ब्रिटेन में नहीं बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित है। पिट्सबर्ग राज्य के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। संगम है कि अलेहोनी नदी और यह घेला नदी गठन ओहियो नदी पिट्सबर्ग को 300 से अधिक स्पॉट से संबंधित व्यवसायों के लिए स्टील सिटी के रूप में जाना जाता है और इसके लिए सिटी ऑफ ब्रिज के रूप में जाना जाता है। शहर की विशेषताएं 30 गगनचुंबी इमारतों, 2 रेलवे, पूर्व क्रांतिकारी किलेबंदी और पॉइंट स्टेट पार्क नदियों के संगम पर
है। स्टील के अलावा पिट्सबर्ग ने अन्य महत्वपूर्ण सामग्रियों एल्यूमीनियम और ग्लास और पेट्रोलियम उद्योग में विनिर्माण का नेतृत्व किया है। अगला प्रश्न है कथन कारण से संबंधित। कथन के अंतर्गत दिया गया है अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर कहलाता है, और कारण में अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का वाणिज्यिक उत्पाद है। अब इसमें बताना है कथन और कारण क्या दोनों सही है या व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अगर देखें तो कथन और कारण दोनों सही है, और कारण जो है कथन की सही व्याख्या कर रहा है, अर्थात ऑप्शन ए यहाँ पर सही विकल्प है। अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्रों के उत्पादन में अग्रणी है, इसलिए अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का वाणिज्यिक उत्पादक है। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है, और कथन जो है कारण की व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है एकाकी ग्रामीण बस्तियां पाई जाती हैं। तो एकाकी ग्रामीण बस्तियां सह्याद्री के उच्च भागों में पाई जाती है, अर्थात ऑप्शन ए यहाँ पर सही विकल्प है। एकाकी ग्रामीण बस्तियां सह्याद्री के उच्च भागों में पाई जाती है। ग्रामीण बस्तियों का यह प्रतिरूप समतल क्षेत्रों अथवा चौड़ी अंतर पर्वतीय घाटियों में पाया जाता है। इनकी सड़कें आयताकार होती हैं जो एक दूसरे को समकोण पर काटती है। इस प्रकार के गांव झीलों व तालाबों आदि क्षेत्रों के चारों ओर बस्ती बस जाने से विकसित होते हैं। अगला प्रश्न है जैव विविधता संरक्षण निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है। तो जैव विविधता संरक्षण पशु एवं पौधे दोनों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। जैव विविधता संरक्षण पशु और पौधों के लिए महत्वपूर्ण है। जैव विविधता जीवन और विविधता के संयोग से निर्मित शब्द हैं जो आमतौर पर पृथ्वी पर मौजूद जीवन की विविधता और परिवर्तनशीलता को संदर्भित करता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम अर्थात यूनेप के अनुसार जैव विविधता विशिष्टता आनुवंशिक प्रजाति तथा पारिस्थितिकी तंत्र के विविधता का स्तर मापता है। जैव विविधता किसी जैविक तंत्र के स्वास्थ्य का द्योतक है। पृथ्वी पर जीवन आज लाखों विशिष्ट जैविक प्रजातियों के रूप में उपस्थित है। जैव विविधता एक प्राकृतिक संसाधन है जिससे हमारी जीवन की संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। वर्तमान में भारत में कुल कितने 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं जिसमें कौन कौन शामिल है। पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, इंडो बर्मा का क्षेत्र और सुंडालैंड। ये भारत के 4 प्रमुख हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न है लेनिनग्राड पत्तन स्थित है। तो लेनिनग्राड पत्तन यह रूस में स्थित है। लेनिनग्राड पत्तन रूस में स्थित है। सेंट पीटर्सबर्ग नेवा नदी के तट पर स्थित रूस का मॉस्को के बाद दूसरा सबसे आबादी वाला एक प्रसिद्ध नगर है। इसकी स्थापना 17 मई 1703 को रूस के राजा पीटर महान द्वारा किया गया था। 1713 से 1728 और 1732 से 1918 की अवधि के दौरान सेंट पीटर्सबर्ग रूसी साम्राज्य की राजधानी थी। 1918 में केंद्र सरकार के निकाय मॉस्को चले गए जो दक्षिण पूर्व में लगभग 625 किलोमीटर पर है। सोवियत संघ के समय में इनका नाम बदलकर लेनिनग्राड कर दिया गया था। अगला प्रश्न है नीचे लिखी कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। जो 4 विकल्प दिए गए हैं इसमें कांग्लोमरेट, ग्रेनाइट, सैल और बलुआ पत्थर। तो ग्रेनाइट में जो है जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, अर्थात ऑप्शन बी यहाँ पर सही विकल्प है। ग्रेनाइट चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ग्रेनाइट मड़भीय दानेदार शिला है जिसके प्रमुख अवयव स्फटिक और फेल्सपार हैं। यह आग्नेय पसाड़ है। ग्रेनाइट शब्द का सर्वप्रथम उपयोग जो है प्राचीन इटालियन संग्रहकर्ताओं ने किया था। ग्रेनाइट पृथ्वी के प्रत्येक भाग में पाया जाता है। भारत में भी यह प्रचुरता से मिलता है। मैसूर, उत्तर आर्काट, मद्रास, राजपूता, झेलम, बुंदेलखंड और सिंहभूम में पर्याप्त मात्रा में ग्रेनाइट पाए जाते हैं। अगला है मैग्नीज उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम क्या है। तो इसमें जो है जो 4 विकल्प दिए गए हैं कोई भी सटीक विकल्प जो है यहाँ पर नहीं मिल रहा था, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर स्टार कर दिया गया है और बाद में इसको आयोग द्वारा डिलीट भी इस प्रश्न को कर दिया गया था। मैग्नीज उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम चीन, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया है।
चीन में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। विश्व का लगभग 37% मैग्नीज उत्पादन चीन के द्वारा किया जाता है। अफ्रीका महाद्वीप में दक्षिण अफ्रीका के पोर्ट्समार्सबर्ग, कुसगर्सडोप व सरेस नामक स्थानों पर मैग्नीज के भंडार हैं। ऑस्ट्रेलिया में उत्तर में कारपेंट्रिया की खाड़ी, पश्चिम में ब्रूस माउंटेन के पास का भाग प्रमुख मैग्नीज उत्पादक देश है। भारत में यह कहाँ पर पाया जाता है मैग्नीज? तो यह उड़ीसा, क्योंझर, मध्य प्रदेश में बालाघाट, छिंदवाड़ा आदि प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। इस प्रकार आयोग ने इस प्रश्न को क्या किया था? डिलीट कर दिया गया था। अगला प्रश्न है ग्राबेन उत्पन्न होता है। तो ग्राबेन जो है यह भ्रंशन के कारण उत्पन्न होता है। ग्राबेन भ्रंशन से उत्पन्न होते हैं। भ्रंश घाटी का विकास तब होता है जब भ्रंश रेखाओं के बीच की चट्टानी स्तंभ नीचे की ओर धंस जाती है। जब मानव जनित बल के कारण दो भूखंडों का विपरीत दिशा में खिसकाव होता है तब इसका निर्माण होता है। भ्रंश घाटियाँ लंबी, सकरी व गहरी होती हैं। इन्हें जर्मन भाषा में ग्राबेन कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की पुष्टि हुई है। इनमें से कौन से कथन सही हैं? जो 4 कथन दिया गया है उसमें महाद्वीपीय तटों की भौगोलिक एकरूपता का कंप्यूटर द्वारा आकलन। दूसरा कथन है दक्षिण महाद्वीपों के मध्य भूवैज्ञानिक समरूपता संबंधी नई खोज। तीसरा कथन है पूरा चुंबकत्व संबंधी अध्ययन। और चौथा कथन है सागरी तल के प्रसार के प्रमाण। तो इस प्रकार देखें तो ये सभी कथन जो हैं ये महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की पुष्टि करते हैं। इस प्रकार ऑप्शन डी यहाँ पर सही विकल्प है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है प्रकृति का स्थान एक सलाहकार से अधिक नहीं है। इस कथन को किसके द्वारा कहा गया था? तो प्रकृति का स्थान एक सलाहकार से अधिक नहीं है, यह कथन वाइडल डी ला ब्लास के द्वारा कहा गया था, अर्थात ऑप्शन सी यहाँ पर सही कथन है। प्रकृति का स्थान एक सलाहकार से अधिक नहीं है, यह कथन वाइडल डी ब्लास के द्वारा कहा गया है। प्रकृति व्यापक अर्थ में प्राकृतिक, भौतिक या पदार्थिक जगत या ब्रह्मांड है। प्रकृति का संबंध भौतिक जगत के दृग विषय से हो सकता है और सामान्यतः जीवन से भी हो सकता है। प्रकृति का अध्ययन विज्ञान के अध्ययन का बड़ा हिस्सा है, यद्यपि मानव प्रकृति का हिस्सा है। मानवीय क्रिया को प्रायः अन्य श्रेणी के रूप में समझा जाता है। अगला प्रश्न है हिमालय के किस भाग में हम करेवा निर्माण को पाते हैं? तो हिमालय के जो है कश्मीर हिमालय में हम लोग करेवा के निर्माण को पाते हैं, अर्थात ऑप्शन डी यहाँ पर सही विकल्प है। हिमालय के कश्मीर हिमालय भाग में लेखा निर्माण करेवा निर्माण पाया जाता है। जम्मू कश्मीर राज्य में पीर पंजाल श्रेणियों के पार्श्वों में 1500 से 1850 मीटर की ऊंचाई पर मिलने वाली झीलीय निक्षेपों को लेखा के नाम से जानते हैं। करेवा कश्मीर घाटी के झील निक्षेप हैं। इसमें हिमानी के मोटे निक्षेप तथा हिमोड़ उपस्थित होते हैं। निक्षेप अथवा हिमोड़ के अंदर अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। हिमालय पर्वत अभिनूतन प्लायोसीन युग में भी अपनी उत्थान की प्रक्रिया में स्थित था। अगला प्रश्न है लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। तो लेटराइट मिट्टी यह महाराष्ट्र में पाई जाती है। भारत में लेटराइट मिट्टी तमिलनाडु के पहाड़ी भागों और निचले क्षेत्रों, कर्नाटक के कुर्ग जिले, केरल राज्य के चौड़ई समुद्री तट, महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले, पश्चिमी बंगाल के बेसाइट और ग्रेनाइट पहाड़ियों के बीच तथा उड़ीसा के पठार के ऊपरी भागों में पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी में लोहा ऑक्साइड और पोटास की अधिक मात्रा होती है। लेटराइट मिट्टी चाय, कहवा आदि फसलों के लिए उपयोगी है क्योंकि यह मिट्टी अम्लीय होती है। अगला प्रश्न है आवर वांडरिंग कॉन्टिनेंट्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो आवर वांडरिंग कॉन्टिनेंट्स नामक पुस्तक एडू टोइट के द्वारा लिखी गई है। एडू टोइट के द्वारा 1903 में एडू टोइट को भूवैज्ञानिक के रूप में नियुक्त किया गया था। केप ऑफ गुड होप के भूवैज्ञानिक आयोग और इन्हें बड़े हिस्से के मानचित्रण द्वारा दक्षिणी अफ्रीका के भूविज्ञान का व्यापक ज्ञान विकसित किया। अगला प्रश्न है बुशमैन होटेनटाट प्रजाति संबंधित है।
तो बुशमैन होटेनटाट प्रजाति निग्रॉयड प्रजाति से संबंधित है। बुशमैन होटेनटाट प्रजाति निग्रॉयड प्रजाति से संबंधित है। बुशमैन अर्थात सान लोग अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल और आसपास के इलाकों में निवास करने वाली एक बृहत प्रजाति का एक प्रमुख जनजाति है। जलवायु की प्रतिकूल दिशाओं के कारण वे लोग न तो कृषक हैं और न ही पशुपालक हैं, अतः इनके भोजन की सामग्री इनके द्वारा शिकार किए गए जीव जंतु ही हैं। वस्त्र के नाम पर अत्यधिक गर्मी के कारण इनके शरीर पर काफ़ी कम वस्त्र होते हैं। पुरुष एक लंगोटा तथा स्त्रियां भी मात्र कुछ अर्ध अंगों को ही ढकने भर का वस्त्र पहनती हैं। अगला प्रश्न है, मृत सागर द्वारा निर्मित एक झील है। तो मृत सागर द्वारा निर्मित झील जो है इसके द्वारा जलोढ़ पंख का भ्रंश घाटी के द्वारा यह निर्मित है। मृत सागर जो है भ्रंश घाटी द्वारा निर्मित एक झील है। मृत सागर भ्रंश घाटी द्वारा निर्मित एक झील है। मृत सागर समुद्र तल से 440 मीटर नीचे दुनिया का सबसे निचला बिंदु वाला सागर है। इसे खारे पानी को सबसे निचली झील भी कहा जाता है। 65 किलोमीटर लंबा और 18 किलोमीटर चौड़ा यह सागर अपने उच्च घनत्व के लिए जाना जाता है। भ्रंश घाटी का विकास तब होता है जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच की चट्टानी स्तंभ नीचे की ओर धंस जाती है। जब मानव जनित बल के कारण दो भूखंडों का विपरीत दिशा में खिसकाव होता है तब इसका निर्माण होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, संभववाद का जनक किसे कहा जाता है। तो संभववाद का जनक लुसियन फेब्रे को कहा जाता है। संभववाद का जनक लुसियन फेब्रे को कहा जाता है। मानव भूगोल में संभववाद एक ऐसे संप्रदाय अर्थात स्कूल के रूप में स्थापित हुआ है जिसकी विचारधारा और दर्शन इस बात का समर्थन करते हैं कि मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी है के रूप में अपने प्राकृतिक पर्यावरण द्वारा उपस्थित की जाने वाली दशाओं में चुनने की स्वतंत्रता रखता है और इस प्रकार किसी क्षेत्र अथवा प्रदेश में अपने चयन के अनुसार चीज़ों को संभव बनाता है। अगला प्रश्न है, मानसून शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। तो मानसून शब्द की व्युत्पत्ति जो है अरबी भाषा से हुई है, अर्थात ऑप्शन ए यहाँ पर सही विकल्प है। मानसून शब्द की व्युत्पत्ति अरबी भाषा से हुई है। मानसून शब्द अरबी भाषा मौसमी से आया है जिसका अर्थ ऋण होता है। मानसून एक ऐसे क्षेत्र में मौसमी हवा के बदलाव का वर्णन करता है जो आमतौर पर वर्षा के नाटकीय वृद्धि के साथ होता है। विश्व के प्रमुख मानसून प्रणालियों में एशिया, ऑस्ट्रेलिया और पश्चिम अफ्रीकी मानसून शामिल है। मानसून शब्द का प्रयोग पहली बार ब्रिटिश भारत और पड़ोसी देशों में अंग्रेजी में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण पश्चिम में अरब सागर से बहने वाली बड़ी मौसमी हवाओं को संदर्भित करने के लिए किया गया था। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन रात बराबर नहीं होने का क्या कारण है। पृथ्वी पर दिन रात बराबर न होने का सबसे बड़ा कारण जो है पृथ्वी का धुरी पर झुकाव होना है, अर्थात ऑप्शन डी यहाँ पर सही विकल्प है। पृथ्वी का दिन रात बराबर न होने का कारण पृथ्वी का धुरी पर झुका होना है। पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी का अक्ष उसके कक्षा तल पर बने लंब से 23.5 अंश झुका हुआ है। दूसरे शब्दों में पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी की कक्षा तल से 66.5 अंश का कोण बनाता है। यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक पूरा चक्कर लगाती है। पृथ्वी के इस गति को घूर्णन या दैनिक गति कहते हैं। इस गति से दिन और रात होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का विपुल दुग्ध उत्पादक राज्य कौन है। तो भारत का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है, अर्थात ऑप्शन सी यहाँ पर सही विकल्प है। भारत का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में 4% हिस्सेदारी के साथ डेयरी क्षेत्र के सबसे बड़ा इकलौता कृषि कमोडिटी है। भारत के दुग्ध उत्पादक में सर्वाधिक योगदान देकर डेयरी क्षेत्र में एक कीर्तिमान स्थापित किया है। उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहां भारत की कुल आबादी के 16.17% लोग बसते हैं। आर्थिक विकास के लिए कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों पर यहाँ के लोग निर्भर होते हैं। अगला प्रश्न है, आर्थिक क्रियाकलापों के विकास का सही क्रम कौन सा है। तो आर्थिक क्रियाकलापों के विकास का सही क्रम भोजन संग्रह, कृषि और औद्योगिकरण है। आर्थिक क्रियाकलापों का सही क्रम
भोजन संग्रह, कृषि, औद्योगिकरण। इस प्रकार प्रश्न में दिया गया उत्तर डी विकल्प यहाँ पर सही है। मानव के वह कार्यक्रम जिनसे आय प्राप्त होती है उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कृषि क्रांति से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर श्वेत क्रांति, नीली क्रांति और पीली क्रांति ये सभी जो हैं कृषि क्रांति से संबंधित है। इस प्रकार उपर्युक्त में से कोई नहीं यहाँ पर सही विकल्प है। दिए गए विकल्पों में सभी जो हैं कृषि से संबंधित है। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध क्रांति या ऑपरेशन फ्लड भारत की योजना है, जिससे कि भारत में दूध की कमी को दूर किया जा सके। इसे श्वेत क्रांति के भी नाम से भी जानते हैं। 13 जनवरी 1970 को इसकी शुरुआत हुई थी। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन उद्योग में तीव्र विकास से है और पीली क्रांति का संबंध पीली क्रांति अर्थात तिलहन उत्पादन से संबंधित है। इस प्रकार डी विकल्प यहाँ पर सही विकल्प है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पीत वामन किसे कहा जाता है? तो पीत वामन सूर्य को कहा जाता है। सूर्य सौर मंडल का प्रधान है। यह हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। सूर्य के दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल अर्थात फोटोस्फीयर कहते हैं। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट अर्थात कोरोनास कहते हैं। यह सूर्य का बाह्यतम परत है। सूर्य किरीट एक्सरे उत्सर्जित करते हैं। सूर्य की उम्र जो है कितनी है? 5 बिलियन वर्ष। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, 2001 और 2011 की अवधि में उच्चतम तथा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व में अंतर क्रमशः अंकित किया गया था। तो इसका जो है कहाँ पर अंकित किया गया? बिहार एवं अरुणाचल प्रदेश में। बिहार में सर्वाधिक जनघनत्व और अरुणाचल प्रदेश में न्यूनतम जनघनत्व अंकित किया गया। 2001 से 2011 की अवधि में उच्चतम तथा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व में अंतर क्रमशः बिहार और अरुणाचल प्रदेश में अंकित किया गया। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाले 5 राज्य बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश और हरियाणा है। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य कौन है? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर और नागालैंड। अगला प्रश्न है, कोरियोलिस बल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? जो 4 विकल्प दिया गया है इसमें यह पृथ्वी के आवर्तन का प्रभाव तथा एक काल्पनिक बल है। दूसरा, यह ध्रुवीय क्षेत्र के ऊपर अधिकतम होता है। तीसरा, यह प्रत्यक्ष रूप से घर्षण बल से संबंधित है। और चौथा, यह वायुगत के समानुपातिक है। तो इस प्रकार जो सी ऑप्शन है यहाँ पर बिल्कुल सही है। क्या है इसमें? यह प्रत्यक्ष रूप से घर्षण बल से संबंधित है। कोरियोलिस बल यह प्रत्यक्ष रूप से घर्षण बल से संबंधित है, यह सही नहीं है। कोरियोलिस बल एक आभासी बल है जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। वस्तुतः पृथ्वी के विभिन्न अक्षांशों में परिधि का आकार तथा केंद्र दूरी के कारण पृथ्वी की घूर्णन गति भिन्न भिन्न होती है। इस गति भिन्नता के कारण कोई भी गतिमान वस्तु जो एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश की ओर गतिमान होती है उस पर यह बल कार्य करने लगता है। कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में वायु की गति की दिशा दाएं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में गति की दिशा के बाईं ओर बल लगता है। 58वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक प्रकार वन के प्रकारों का नाम दिया है और दूसरी तरफ इनका मुख्य क्षेत्र कौन सा है? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ये जो है इसका मुख्य क्षेत्र कांगो बेसिन है। कोड़धारी वन इसका मुख्य क्षेत्र उत्तरी कनाडा है। भूमध्य सागरीय वन इसका मुख्य क्षेत्र कैलिफोर्निया है। और उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन इसका जो है मुख्य क्षेत्र मंगोलिया नहीं है। इस प्रकार जो है यहाँ पर ऑप्शन डी सही विकल्प है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार कांगो देखा हम लोग ने, कोड़धारी वन उत्तरी कनाडा और भूमध्य सागरीय वन कैलिफोर्निया है। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन ये वन प्रायद्वीप में अधिक वर्षा वाले भागों और उत्तर प्रदेश व बिहार में पाए जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में कुछ विद्वानों का नाम दिया है, सूची 2 में इनके द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया है ये दिया गया है। तो विद्वानों के अंतर्गत जी.बी. एरी, डब्ल्यू. हवेबेल,
आर.ए. हैरिस और इसाक न्यूटन का नाम दिया गया है। वहीं सिद्धांतों में स्थैतिक तरंग सिद्धांत, संतुलन सिद्धांत, प्रगामी तरंग सिद्धांत और नहर सिद्धांत का नाम दिया गया है। अगर हम लोग इसको सही से सुमेलित करें तो जी.बी. एरी के इनके द्वारा जो है नहर सिद्धांत दिया गया, डब्ल्यू हाउबेल के द्वारा प्रगामी तरंग सिद्धांत दिया गया, आर.ए. हैरिस के द्वारा स्थैतिक तरंग सिद्धांत दिया गया और इसाक न्यूटन के द्वारा संतुलन सिद्धांत दिया गया है। इस प्रकार हम लोग सही सुमेलित करें तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सामुद्रिक वर्षावन कहा जाता है? तो यहाँ पर जो विकल्प दिया गया है इसमें प्रवाल को हम लोग सामुद्रिक वर्षावन के नाम से जानते हैं। प्रवाल को सामुद्रिक वर्षावन कहा जाता है। प्रवाल भित्तियों को विश्व में सागरीय जैव विविधता का उष्ण स्थल माना जाता है। इसे सामुद्रिक वर्षावन भी कहा जाता है। प्रायः बैरियर रीफ अर्थात प्रवाल रोधियों उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय समुद्रों में मिलती है। यहाँ का तापमान 0 से 30 डिग्री सेल्सियस रहता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कथन है, जैसे ही सूर्योदय होता है तब धरातल ऊष्मा प्राप्त करता है तथा कोहरा ऊपर उठता है। दूसरा कथन है, विकिरण शीतलन के कारण आरंभिक उषा काल में कोहरा उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर जो दोनों कथन है दिया गया है इसके संबंध में बताना है, तो इसके संबंध में यहाँ पर दोनों कथन सही है, अर्थात जैसे ही सूर्योदय होता है तब धरातल ऊष्मा प्राप्त करता है तथा कोहरा ऊपर उठता है। और दूसरा कथन, विकिरण शीतलन के कारण आरंभिक उषा काल में कोहरा उत्पन्न होता है, अर्थात दिए गए दोनों कथन सही है। इस प्रकार ऑप्शन सी यहाँ पर सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है, उपलब्धता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा संसाधनों का वर्गीकरण सही है? तो उपलब्धता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण सर्वसुलभ, सामान्य सुलभ और दुर्लभ, ये जो है वर्गीकरण सही है, अर्थात ऑप्शन ए यहाँ पर सही विकल्प है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में धान उत्पादन में देशों के समूह में अवरोही क्रम में सही है? तो यहाँ पर धान उत्पादन में अवरोही क्रम में देखें तो देशों में चीन, भारत, इंडोनेशिया और संयुक्त राज्य अमेरिका का क्रम सही है। विश्व में धान उत्पादन के देशों के समूह में सही अवरोही क्रम चीन, भारत, इंडोनेशिया और संयुक्त राज्य अमेरिका है। धान एक प्रमुख फसल है जिसे चावल निकाला जाता है। यह भारत सहित एशिया एवं विश्व के बहुत से देशों का मुख्य भोजन है। विश्व में मक्का के बाद धान की सबसे अधिक उत्पन्न होने वाला अनाज है। विश्व में कुल चावल उत्पादन का 90% चावल दक्षिण पूर्व एशिया में प्राप्त किया जाता है। एशिया में प्रमुख उत्पादन देश चीन, भारत, जापान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ताइवान, म्यांमार, मलेशिया और फिलीपींस आदि देश हैं। तो इस प्रकार हम लोग ने यहाँ पर जो है 64 प्रश्न जो हैं भूगोल से संबंधित है। इन 64 प्रश्नों को हम लोग ने देखा। अब अगला जो भाग है वह इतिहास विषय से संबंधित है। तो इतिहास विषय के जो 64 प्रश्न हैं इसको हम लोग इसके बाद के जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग इतिहास के प्रश्नों को देखेंगे। तो इस प्रश्न में हम लोग ने आज भूगोल के प्रश्नों को देखा है जो टीजीटी की परीक्षा हुई थी 2021 में, उसमें पूछे गए प्रश्नों को हम लोग ने इस वीडियो के अंतर्गत हल किया। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया है। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।